नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में, जहां पे हम लोग शिक्षक संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करने से पहले कुछ आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीच है। जैसे कि अभी का जो सिचुएशन है, जैसे समस्याएं हैं, उस समस्याओं से लड़ने के लिए एक थोड़ा सा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। तो आप लोग को के सामने जो भी समस्याएं हैं, जो भी खतरा है, तो आप लोग हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। निश्चित खतरा दूर होगा और आधा खतरा धैर्य रखने से, हिम्मत रखने से दूर हो जाता है। तो आज हम लोग जो क्लास करेंगे, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्टर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट जून 2011 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सीडीपी का, वो हम लोग एक पार्ट हो चुका था। एक पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है वो बचा हुआ था, उसे हम लोग आज करेंगे। तो इसमें यह है कि आप लोग आराम से सभी क्वेश्चंस आप लोगों को लिए समय मिलेगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइव कमेंट हो या फिर नॉर्मल कमेंट हो, उसके बाद आप लोगों को फिर मैं बताऊंगा, मिलाना है। तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और जो इस आज के चैनल पे नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इसका, फिर हम लोग तब इसका आंसर करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। आप लोगों को कमेंट आना शुरू हो गया है। डैश को, यहाँ पे खाली स्थान है, डैश को प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है। डैश को प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है। तो आपका ऑप्शन है प्रतिभाशाली ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें एक से एक गुण होता है, वो नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा होते हैं और वो अच्छी तरह से किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है व्यक्त करने में नवीनता। और यहाँ पे एक चीज़ को देखना है, यहाँ पे आपको नहीं पूछा गया है। तो नहीं पूछा गया तो ये क्वेश्चन 3 ऑप्शन सही होगा और एक गलत होगा, तो आपको गलत ऑप्शन को क्या करना है, चुनना है ना। तो यहाँ पे व्यक्त करने में नवीनता, तो व्यक्त करने में नवीनता उसमें होती है, तो ये क्या है, आपका सही है। दूसरा है जिज्ञासा, उसमें क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे में जिज्ञासा तो होता ही, तो ये भी बात क्या पॉजिटिव है, तो हमें तो नेगेटिव चुनना है, तो ये भी नहीं हुआ। तीसरा है रचनात्मक विचार, उसमें किसी चीज़ को क्रिएट करने का, किसी चीज़ को रचना करने का बहुत सारा गुण होता है, तो वो प्रतिभाशाली बच्चे में होता है। और चौथा ऑप्शन है दूसरे के साथ लड़ाई, और दूसरे के साथ लड़ाई करना ये उसमें गुण नहीं होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, गलत है। इसलिए आपका, और क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा संकेत नहीं माना जाता है, तो आपके लिए इसलिए ऑप्शन क्या होगा, 4। तो 16 का आंसर क्या होगा, 4। तो जिन लोगों ने 4 आंसर दिया उसका क्या है, करेक्ट है। चलिए, और प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत सारे गुण होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये सब गुण है, आपको क्या चुनना था, जो गुण नहीं है ना। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी टाइप से कॉन्सेप्ट क्लियर करके करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। दृश्यमान विकार के साथ एक 5वीं कक्षा के छात्र को दृश्यमान विकार, किसी बच्चे को दृश्यमान विकार है, तो उसे क्या समस्याएं हो सकती है ना। तो पहला ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना था श्रव्य सीडी द्वारा सहायता उपलब्ध करना। तो बच्चे को कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करें, ताकि अगर किसी को दृश्यमान विकार है, मतलब देखने में समस्या है, वो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो देखने में उसे समस्या हो रही है,
तो उस बच्चे के साथ किस तरह से पेश आना है। तो कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं कि वो देश प्रॉब्लम है तो उसे अधिक उसको मतलब कि करेंगे, इससे क्या होगा, उसमें भेदभाव हो जाएगा दूसरे बच्चे में। तो आपको नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करना, लेकिन उसे क्या करना है, व्यवहार करना था श्रव्य सीडी, मतलब सुनने वाला जो सीडी है उसके द्वारा सहायता उपलब्ध करना है। तो ये ऑप्शन बहुत बेटर लग रहा है। तो और ऑप्शन को हम लोग देखने के बाद ही कुछ आंसर करेंगे। दूसरा है कक्षा में विशेष ध्यान दिया जाना। तो कक्षा में विशेष ध्यान नहीं दिया जाना है। अगर आपको कक्षा में विशेष ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या करेगा कि बच्चे में भेदभाव पैदा होगा, जो अच्छे बच्चे हैं जो खराब बच्चे हैं, तो अधिक ध्यान दे रहा है मतलब हमें कुछ कमी है, तो इस चीज़ को आपको नहीं लेना है। तीसरा हमारा मानसिक स्तर से नीचे का कार्य करवाना। अगर छोटा बच्चा है या 5 का बच्चा है, अगर वो उसे देखने में प्रॉब्लम है तो उसे क्या करना है, उसके मानसिक स्तर से नीचे काम कराएंगे। तो ये भी तो भेदभाव हो गया। तो आपको ये सब क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन की तरह करना है, समावेशी शिक्षा की तरह पढ़ाना है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान नहीं देना है। अभिभावकों व मित्रों के द्वारा बच्चे के दैनिक कार्यों में सहायता करना, मतलब उसके जो गार्जियन है और जो अभिभावक है उसको दैनिक कार्यों में मदद करेंगे। तो यहाँ कक्षा का छात्र है तो ये सब इस बात नहीं है, आपको मैं कक्षा में किस तरह से बिहेव करना है। तो आपका जो 1 नंबर ऑप्शन है सबसे बेटर आ रहा है, जो मैंने तभी बताया था। तो 1 नंबर जिन लोगों ने दिया है आंसर उसका करेक्ट है। तो कक्षा में समान रूप से व्यवहार करना था श्रव्य सीडी के द्वारा सहायता उपलब्ध करना, ऑडियो के द्वारा उसे हम लोग सिखा सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा, आप लोग का जवाब भी आया था इसका आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन रहा, जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। सभी ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद आंसर पे चलना है। चलिए मैं देखता हूँ 18 का। अधिगम की प्रक्रिया मतलब लर्निंग प्रोसेस में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता है। फिर यहाँ पे आपका नहीं आ गया है, तो इस नहीं चीज को क्या करना है, आपको देखना है। नहीं आ गया तो आपको इस चीज को देखना है, इसमें क्या है, नहीं है ना। तो चलिए, तो नहीं आ गया तो इसको देखिए क्या इसमें एरर हो सकता है। तो नहीं किया जा सकता है। तो पहला, अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, ये बात सही है। अधिगम क्या है आपका, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। दूसरा है गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है, गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है, ये भी बात है। जैसे अगर हम लोग अधिगम नहीं भी कर रहे हैं, बाहर में कुछ देख रहे हैं, रोड पर कुछ चलते हुए देख रहे हैं, तो बच्चे कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में मेला में देखा, न्यूज देखा, न्यूज पेपर देखा, तो वो भी क्या है, वहां से भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव बात है। आपको क्या करना है, नेगेटिव चीजें चुनना है। तीसरा है आपका, जो तीसरा ऑप्शन है, शैक्षिक संस्थान ऐसा संस्थान है जहां अधिगम क्रियाएं घटित होती हैं। शैक्षिक संस्थान ऐसा संस्थान है, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि शैक्षिक संस्थान, बहुत जगह लिखा आता है शैक्षिक संस्थान ही ऐसा संस्थान है जहाँ केवल अधिगम प्रक्रिया घटित होती है। तो यहाँ पे केवल छूट गया है, तो केवल यहाँ पे होगा। और अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, अधिगम व्यापक प्रक्रिया है ही, सही बात। अधिगम क्या है, व्यापक प्रक्रिया है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे, अगर शैक्षिक संस्थान ऐसा संस्थान है जहाँ अधिगम प्रक्रिया, जहाँ है जहाँ केवल अधिगम प्रक्रिया, तो केवल यहाँ पे अगर कहीं कहीं क्वेश्चन रहेगा आपको केवल, तो केवल मतलब वो भी नेगेटिव बातें आ गई। तो यहाँ पे आपको सिर्फ शैक्षिक संस्थान ही नहीं जहाँ पढ़ाई होता है, इसके अलावा भी कहीं भी पढ़ाई होता है। तो इसका आंसर आपका परफेक्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिन लोगों ने इसका आंसर 3 दिया है उसका क्या है, सही जवाब है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है सभी तरह के एग्जाम में, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ रहे हैं। आप लोग का आंसर बहुत अच्छा आया इस बार, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। आंसर दीजिए और उसका फिर मिलाइएगा आप लोग, कितना आप लोग का करेक्शन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। अधिगम समृद्ध होगा, अधिगम कब समृद्ध होगा, मतलब अच्छा होगा, कब होगा अधिगम समृद्ध। तो ऑप्शन है आपका,
शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए। मतलब कि शिक्षकों के द्वारा विविध प्रकार अलग अनेक प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए, तो ये भी अच्छी बातें हैं। तो बेटर ऑप्शन हम लोगों को चुनना है। कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिया जाए, कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिया जाए। फिर हमारा है कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरण देकर के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। वास्तविक मतलब रियल लाइफ से उसको जोड़ना है। तो ये बात तो एनसीईआरटी 2005 भी कहता है और बहुत मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, तो इस बात को हम लोग को ज़्यादा फोकस देना। तो ये ऑप्शन अभी तक में बेटर है। चौथा ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, तो टीचिंग एड्स का अधिक से अधिक यूज करना, तो ये भी ऑप्शन। तो यहाँ पे सब ऑप्शन लगभग सही लग रहा है, लेकिन सबसे परफेक्ट तब होगा जब अधिगम, जब अधिक से अधिक समृद्ध होगा, अधिक से अधिक अच्छा होगा जब हम किसी बच्चे को जो भी टॉपिक पढ़ाएं, चाहे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाएं या किसी के बारे में पढ़ाएं, तो उसका रियल लाइफ से तुमने देखा है अपने आसपास में पौधे को, वो किस तरह से खाना बनाता है, किस तरह से भोजन उसमें होता है, तो इस तरह से बताएंगे तो बच्चे उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और ज़्यादा समझेंगे। तो आपका सबसे बेटर इसका आप ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। तो जिन लोगों ने 3 इसका आंसर दिया है उनका क्या है? सही है। ओके, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। जो लोग इसका जवाब दिए थे सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोग बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, दिख रहा होगा सभी को मे भी। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसका आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, मूल्यांकन को क्या करना है, यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपको। मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना है? मूल्यांकन मतलब एवेल्यूशन, मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे मूल्यांकन करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो किस चीज़ को उपयोग रोचक बनाता है प्रक्रिया बनाने में करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है शैक्षिक तथा सह शैक्षिक छात्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति। शैक्षिक तथा शैक्षिक मतलब शिक्षण से रिलेटेड जो भी बातें हैं और शिक्षण के अलावा भी जो भी बातें हैं, उन सबको छात्रों में विद्यार्थियों के सीखने की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रयोग करना, तो ये भी अच्छी बात है। चाहे वो शैक्षिक होता है बिना शैक्षिक हो, सब कुछ जोड़ के बच्चों को अलग अलग ढंग से सिखाना, तो 1 नंबर तो बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहा है। दूसरा देखते हैं प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, मतलब बच्चे का फीडबैक लेने के लिए कि आपने एग्जाम दिया तो कैसा महसूस हुआ, उसमें आप मतलब मातृभाषा को प्रयोग करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन से अटैचमेंट नहीं हो रहा है, फीडबैक देना है सही बात है, लेकिन जब मूल्यांकन हम कर रहे हैं तो फीडबैक तो हम लोग देते हैं कि कैसा आपका एग्जाम गया, तो अच्छा, ये फीडबैक देने के लिए ये भी बात है नहीं। 1 नंबर यहाँ पे बेटर ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने के प्रति, मतलब 2 विद्यार्थियों जो हम मूल्यांकन का उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए 2 विद्यार्थी तुलना करेंगे, राम अच्छा नंबर लाता है, मोहन अच्छा लाता है, तो हम तुलना नहीं, मूल्यांकन का मतलब है बच्चे का सही ज्ञान को जानना, अगर उसमें कुछ कमी है तो उसे दूर करना, जो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग करवाया जाता है। तो कि तुलना ही नहीं करना, हमें उसके बारे में जानना क्या कमी है, उसे हम दूर करेंगे। अगर कमी है तो शिक्षक में कमी है कि बच्चे में कमी है, और अलग अलग मेथड को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर भी नहीं लेंगे। चौथा आपका जो ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी को उपाधि देना, मतलब कि तुम बहुत बुद्धि हो, वेरी गुड है, तुमको 100 में 90 नंबर आया तो तुमको A+ आएगा या A आएगा, और उसको फिर 70 आया है तो उसको B आएगा। तो ये ग्रेडिंग पद्धति को भी नहीं अपनाना है, तो ये भी इस चीज़ को गलत है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो 1 नंबर आपका सबसे बेटर है। तो जिन लोगों ने 1 दिया है आंसर, शैक्षिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति, तो वेरी गुड आंसर। जिन लोगों ने दिया सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ भी गए हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिए, आपको दिख रहा होगा।
आंसर करने में हड़बड़ाना नहीं है, आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है। पार्टिकुलरली जब भी आप सेट बनाएं, जब भी आप एग्जाम दें, आपको इतना समय जरूर मिलता है कि आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ सकें। जब एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शंस को, डील को समझिए, क्या कहना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो 50% आपका प्रॉब्लम दूर होगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ जाइए तो आंसर आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ मिलेगा। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग इसको। एक शिक्षक प्रजातांत्रिक तरीके के कारण छात्र अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाते हैं। कुछ साथ में बैठकर चर्चा करते हैं, मतलब कुछ बच्चे साथ में बैठते हैं करते हैं, तो कुछ शांत एकांत में बैठकर करते हैं, बैठकर पढ़ाई करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को अभिभावकों द्वारा, मतलब जो गार्जियन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, ये उसको पसंद नहीं है कि कोई बच्चा कहीं बैठता है, कोई बच्चा कहीं बैठता है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे बेहतर होगी? इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे बेहतर होगी? तो आपको मतलब कि कहने क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप स्कूल में देखे होंगे कि कोई लिमिटेशन है, तो कौन बच्चा किसके साथ बैठेगा, अमीर गरीब, है ना, अलग अलग जात के, अलग अलग भाषा के बच्चे एक क्लास में एक साथ बैठते हैं, कहीं कोई बैठते हैं, कहीं कोई बैठते हैं, तो बैठने की व्यवस्था कुछ अलग अलग रहती है। तो किसी गार्जियन को, कुछ गार्जियन को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन कह रहा है अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास करना चाहिए तथा समस्याओं के संबंध में शिक्षकों से चर्चा कर हल निकालना चाहिए, ये बात कह रहा है आपका। फिर आपका दूसरा कह रहा है, तो ये बात तो अच्छी बात है कि अगर ऐसा स्थिति आप अभिभावक देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं, तो गार्जियन को टीचर से बात करनी चाहिए कि अगर ऐसी समस्या है तो क्यों हो रही है, ऐसे क्यों बैठाया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो शिक्षक बताएंगे गार्जियन को ऐसी बात है, तो गार्जियन को सेटिस्फाइड कर देंगे या चर्चा करेंगे तब ना। फिर दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों को अपने बच्चे को स्कूल से निकालना चाहिए। ये तो गलत है। अब कोई समस्या है, समस्या का समाधान या कारण जानने के बला बच्चे को हम स्कूल से बाहर निकाल दें, ये तो गलत है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। दूसरा है अभिभावकों द्वारा शिक्षकों के विरुद्ध प्रधानाचार्य से शिकायत करना चाहिए। अब अगर कोई मतलब क्लास टीचर बैठा देते हैं, तो आप गार्जियन को जाके मतलब कि हेड मास्टर से जाकर शिकायत करना, ये भी तो कहाँ तक सही है, नहीं है ना। आप पहले जानिए रीजन, आखिर ऐसा बैठाया गया तो क्यों बैठाया गया। हो सकता है कि आप वहाँ पे खेल विधि द्वारा बच्चे को पढ़ाया जा रहा हो सकता है किसी ऐसा टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करवाया जा रहा हो। तो पहले बिना जाने काउज को किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत हो रहा है। नेक्स्ट हो रहा है अभिभावकों द्वारा प्रधानाचार्य से अपने बच्चे के अनुभाग को बदलने की प्रार्थना करनी चाहिए। कि अभिभावकों द्वारा प्रधानाचार्य से करना चाहिए बच्चे के अनुभाग, मतलब अलग अलग बैठाया जाए, अलग अलग भाग में बैठा जाए। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो आपको सही चुनना है, तो जो कि आपका 1 नंबर में आंसर सबसे बेटर हो रहा है, तो जिन लोगों ने 1 दिया है उसका सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको बनाने का तरीका बदल जाएगा, है ना। तो 1 आपका आंसर है, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी को शुभकामनाएं। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन रहा और आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, मतलब क्या, प्राइमरी मतलब 1 से 5 क्लास के बच्चे के जो शिक्षक होते हैं कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है विषय का ज्ञान व शिक्षण की विधि में दक्षता होना चाहिए। एक उच्च मानसिक भाषा में शिक्षण दक्षता होना चाहिए। शिक्षण के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए। धैर्य व दृढ़ता होनी चाहिए। तो देखिए, विषय का ज्ञान तो होना चाहिए, तो ये बात भी विशेषता है। और 1 to 5 वाली है तो ये भी, और जब शिक्षक है तो विषय का ज्ञान होगा ही होगा, है ना। तो आप लोग भी शिक्षक हैं तो आपको सब्जेक्ट तो पढ़ाने आता ही होगा, वो भी 1 to 5 का। तो ये चीज़ कॉमन है, सब में है। एक उच्च मानक भाषा में शिक्षण की दक्षता, कि उच्च मानक भाषा मतलब कि हाई लेवल या उच्च मानक भाषा में ही पढ़ाना, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी
गुण होना चाहिए लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षण के प्रति उत्सुकता, मतलब पढ़ाने के प्रति उत्सुकता होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये गुण तो होना ही चाहिए। लेकिन आपको पूछा जा रहा है महत्वपूर्ण विशेषता, मतलब इन विशेषताओं में भी जो ऐसे विशेषताओं को चुनना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता हो, है ना। तो आपका है चौथा नंबर धैर्य व दृढ़ता। क्या है? धैर्य व दृढ़ता, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका, धैर्य व दृढ़ता। मतलब कि गार्जियन तो जो टीचर है उसको धैर्य होना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, बहुत सारी गलतियां करेंगे, आपको परेशानी होगा, बच्चा आपका बात नहीं मानेगा, अलग अलग समस्याएं पैदा करेगा, नटखट है या आपका बात नहीं सुनेगा, अलग अलग भाषिक परिवेश से आए हैं, है ना। तो उस परिस्थिति में आपको अपना धैर्य को बनाए रखना है कि उस बच्चे से हमको कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे हमें पढ़ाना है। तो ये बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। और प्राथमिक स्तर के शिक्षकों में कुछ और भी विशेषताएं हैं, मैं उसका नाम बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो पहला है धैर्य व दृढ़ता, तो आप जान ही रहे हैं। दूसरा आता है जुनून, जुनून होना चाहिए, जोखिम लेने की व्यवहारिकता, मतलब जोखिम लेने के लिए, मतलब गार्जियन को, मतलब टीचर को जुनून, मतलब कि आपको कोई भी जोखिम बच्चे को पढ़ाने में ले सकें, कोई समस्या आ रहा है तो उसे आप हैंडल करें। उसके बाद धीरज तो होना ही चाहिए। उसके बाद इच्छा भी होनी चाहिए पढ़ाने की, लचीलापन होना चाहिए, उसके पढ़ाने के तरीकों में लचीलापन होना चाहिए कि किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में वो हैंडल हो सके, लचीलापन। आदर करना, मतलब कि वो आदर करने वाला होना चाहिए, और मतलब बच्चे का हो या फिर और गार्जियन का भी आदर करें। रचनात्मकता होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, मतलब ईमानदारी और सही बात बोले। सीखने, तो सीखने का जो होता है, सीखने का उसे अच्छी होना चाहिए। उसके बाद उच्च ऊर्जा, मतलब आपको पूरा शक्तिशाली रहना है, पढ़ाने के प्रति मोटिवेट रहना है। तो ये सब गुण आपको एक प्राथमिक शिक्षक में होना बहुत ही आवश्यक है। और उसमें हमें से अभी जो ऑप्शन से कोटे आपका 4 नंबर धैर्य व दृढ़ता तो होना ही चाहिए। ये सब गुण होना, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है 4 नंबर। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और जो व्यक्ति इस चैनल पर नए आए हैं आज, और जिन्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो वो लाइक आपका कर देना है इस वीडियो को। साथ साथ कोई समस्या होती है तो आप कमेंट भी कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दूसरों तक शेयर कीजिए, जिससे ये दूसरों तक पहुंचेगा तो मैं भी इस तरह के और वीडियो बनाऊं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों का लाइक से, सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता, ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं और अधिक से अधिक ज्ञान आप लोगों को दे पाऊँ। तो चलिए, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग इसका आंसर कीजिए। मैं मोटिवेशन का बात किया, मोटिवेशन आ गया आपका, है ना। तो आपका क्वेश्चन है प्रेरणा शिक्षण के किस संकेत को कहा जाएगा? प्रेरणा शिक्षण के किस संकेत को कहा जाएगा? ऑप्शन है छात्रों के द्वारा प्रश्न करना। छात्र अगर क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो क्या होता है? प्रेरणा मिलता है। दूसरा, कक्षा में बिल्कुल शांति, कक्षा में बच्चे शांत हैं तो यहाँ से प्रेरणा नहीं मिलेगा। यहाँ पे बच्चे को प्रेरणा की बात हो रही, टीचर को प्रेरणा की बात नहीं हो रही। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति है तो उससे बच्चे प्रेरित होंगे। शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, और शिक्षक के द्वारा मतलब जो रेमेडियल टीचिंग होता है, उपचारात्मक कार्य दिया जा रहा है, तो उससे उसे मिलेगा, ये भी बात नहीं है। ओके, तो आपको प्रेरणा सबसे अधिक कब मिलेगा? जब छात्रों के द्वारा प्रश्न करना। अगर कोई बच्चा, राम मोहन सोहन अब्दुल, है ना, हैरी सब है क्लास में, तो हैरी ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो राम वो क्वेश्चन को नहीं जान रहा है, तो राम भी उस क्वेश्चन को जानने के लिए प्रति क्या होगा? खोजेगा, सर्च करेगा। इससे क्या होगा? उसे मोटिवेशन मिलेगा, अरे हैरी ने जो क्वेश्चन पूछा मुझे भी नहीं आता, तो मैं किस तरह से उस क्वेश्चन को जान सकता हूँ, मैं किस तरह से उसका उपाय कर सकता हूँ। तो वो एक से एक तरीका निकालेगा ढूंढने का, प्रयास करने का। तो आपका सबसे बेटर ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 नंबर। ओके, चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे। बहुत अच्छा आप लोगों का इसका जवाब भी आया था, और इसका आप लोग आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 24।
फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। छोटी कक्षाओं में शिक्षक द्वारा खेल खेल में सीखने की पद्धति आधारित है। छोटी कक्षाओं में मतलब प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं। पहला है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, मतलब खेल खेल में बच्चे को सिखाते हैं ना, बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ये बहुत अच्छा बात है कि छोटा कक्षा है तो ग्रोथ भी होना बहुत जरूरी है ना, बच्चे में ग्रोथ भी होना चाहिए, साथ साथ डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट सभी टाइप का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसलिए हम अगर खेल खेल में पढ़ाएंगे, बच्चे को खेल भी करवाएंगे, पढ़ाएंगे, तो बच्चे को तो पहले क्या है, बच्चे को सबसे अधिक मन किस में लगता है, खेल में लगता है। और खेल विधि के द्वारा पढ़ाएंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट होगा, शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और ये विकास एवं वो वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। और वृद्धि और विकास चैप्टर में भी ये चीज़ बातें हैं, तो 1 नंबर बहुत अच्छा है। तो इसके बाद भी हम लोग ऑप्शन पे देखेंगे, क्या बिना ऑप्शन को क्लासिफिकेशन ठीक ढंग से किए हुए हम लोग आंसर पे नहीं जाएंगे। हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन हो, तो हम लोग देखते हैं आगे, और नहीं होगा तो यही आंसर होगा। दूसरा है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। शिक्षण का मतलब जो पढ़ाने का, टीचिंग का जो ये साइकोलॉजिकल मेथड है, ये बात भी अच्छी बात है, लेकिन 1 नंबर से कम अच्छी बात है। दूसरा है शारीरिक शिक्षण प्रोग्राम के सिद्धांतों पर। बस शारीरिक शिक्षण का जो प्रोग्राम सिद्धांत है, ऐसी कोई बात नहीं है कि शारीरिक शिक्षा के लिए ही हम खेल विधि का प्रयोग करें, ऐसी बात नहीं। बच्चे को खेल में मन लगता है और ये विकास और वृद्धि दोनों का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ये बेटर है। तो ये आपका 3 नंबर नहीं होगा। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत मतलब टीचिंग मेथड के सिद्धांत पर आधारित है, हाँ, खेल विधि के द्वारा पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पद्धति पे, तो यहाँ पे सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन होगा 1 नंबर होगा कि जिन लोगों ने 1 दिया उसको सही है कि जो वृद्धि भी होगा, विकास भी होगा, क्योंकि छोटा बच्चा है और खेल खेल विधि से वो पढ़ेंगे भी। तो सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा 1, और चाहे वो आपका प्लेग्राउंड का गेम हो, किसी भी तरह का गेम हो, है ना। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है उसका क्या है, सही है। तो 25 नंबर आपका क्वेश्चन आ चुका है। बहुत अच्छा सबका कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी कोई। इसी तरह से धैर्य बना के रहिए, पढ़िए, निश्चित सफलता मिलेगी। और आप लोगों का जो आंसर करने का है प्रोसेस, उसमें अगर कुछ भी कमी रहेगा तो मैं उसे पूरा करूँगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको, ये मेरा गारंटी है। और इस टाइप से जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप से, इससे रिलेटेड, आप इससे बेटर आंसर करिएगा। इसके बाद आप में इस वीडियो देखने के बाद बहुत इंप्रूवमेंट होगा क्वेश्चन बनाने का तरीका में, है ना। तो देखते हैं हम लोग, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द कहाँ से है। पाठ्यक्रम कैरिकुलम, कैरिकुलम कैरिकुला शब्द से बना हुआ है। मतलब पहले जो होता था, क्या होता था, एक दौड़ होता था, उसको हॉर्स रन बोलते हैं, घुड़दौड़ बोलते हैं। तो उसका जो दौड़ होता था, जो घोड़ा जो होता था, उसे एक गोल घेरे में उसे चढ़ा दिया जाता था और वो उसी में क्या करता था, दौड़ता था, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता था। तो चक्कर लगाता था, तो इसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वहीं से ये शब्द आया है पाठ्यक्रम कैरिकुलम कैरिकुला से। अब यहाँ पे बात, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपको कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का आशय क्या, मूल्यांकन प्रक्रिया की मूल्यांकन करते हैं। दूसरा है कक्षा में प्रयुक्त पाठ सामग्री, कक्षा में प्रयुक्त पाठ सामग्री जो है वो है। तीसरा है शिक्षण सामग्री, वो शिक्षण विधि, तो शिक्षण सामग्री है और शिक्षण विधि है। और चौथा ऐसा कार्यक्रम जिनसे छात्र दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर सीखते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें चारों तरफ से, वो चाहे स्टूडेंट हो, वो चाहे टीचर हो, वो एक आपको लिमिटेशंस मिलता है जिसमें आप उसका सिलेबस को पूरा करते हैं, साथ साथ रियल लाइफ इंटेंशन को जोड़ते हुए बच्चे को सिखाते हुए। तो और ये बात तो मोटो है ही आपका। और साथ ही साथ ऐसा कार्यक्रम है जिसमें छात्र दिन प्रतिदिन का अनुभव, प्रत्येक दिन का डे टू डे जो आपको एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है, उसके अनुभव से वो, है ना, वो सीखते हैं। तो सबसे बेटर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर। तो जिन लोगों ने 4 सोचा है या 4 आंसर किया है, तो उसका क्या है, सही है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया हम लोग का आंसर आ रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए 2011 में जीन पियाजे से 3 क्वेश्चन पूछ दिया है आपका। पिछले सीरीज में हम लोगों ने देखा
वहाँ पे देखे हम लोग। फिर यहाँ पे देखिए फिर क्वेश्चन आया है, तो इससे आपको ये क्लियर होगा कि जीन पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने कल जो पिछले वीडियो था, जो आप नहीं देखे हैं जो आदमी, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक वहाँ पे है ना, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे मैंने बताया था, और फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो उसी आधारित है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा। चलिए देखिए, जीन पियाजे जी एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, और उन्होंने बच्चों को एक छोटा वैज्ञानिक कहा है। वो अपने आसपास के चीज़ों से सीखते हैं, जो परिवर्तन होता है, वो जो भी चेंजेज हो रहा था वो देख देख करके बच्चे उस चीज़ को बारे में चर्चा करते थे। आखिर ये कुछ घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, अगर कुछ गिर रहा तो बच्चे क्या है, छोटा मनोवैज्ञानिक उन्होंने या वैज्ञानिक बताया है। और उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए थे। कितना दिए थे? 4। और ये इसका बहुत ही फेमस हुआ था। इन्होंने जो 4 टर्म्स दिए थे उसमें से एक है संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, जो कोई टच करके। सेंस ऑर्गन, हमारे कितने 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता होगा 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, उसके द्वारा बच्चे, देखिएगा बच्चे बार बार मुंह में उंगली लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो कोई चीज़ दीजिएगा उसको मुंह में, तो आपको टेस्ट के द्वारा उस चीज़ के बारे में पता करते हैं, टच करते हैं, वो महसूस करते हैं, तो वो संवेदी पेशी अवस्था में होते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। फिर जो अवस्था आता है उसके बाद है पूर्व परिचालन अवस्था, 2 से 7 वर्ष। इसमें वो उससे कुछ बढ़ जाते हैं, इसमें कोई भी चीज़ को वो उसे बढ़िया समझने लगते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं, आसपास में बच्चों के साथ खेलते हैं, थोड़ा मोड़ा उसे खिलौना का उम्र भी ये होता है, और खिलौना से उसे लगाव होता है इस समय में। अब तीसरा है मूर्त परिचालन अवस्था। इसमें क्या होता है, वो तर्क शक्ति से थोड़ा सा, जो रीजनिंग था, रीजनिंग की तरह वो सोचते हैं, और अनुमान थोड़ा मोड़ा लगाना शुरू करते हैं, लेकिन मूर्त चीज़ों को देख के। कोई चीज़ अगर वो देख रहे हैं, ये क्या है, ये अगर टेबल है, टेबल को देख करके वो एक अनुमान लगाते हैं, ओ ऐसा टेबल है तो ऐसा ऐसा होगा। अगर वो पेंसिल देख रहे हैं तो पेंसिल के बारे में 5 लाइन वो बोल सकते हैं। तो इस तरह से वो अनुमान लगाते हैं किसी चीज़ों को देख करके, बस वहां से वो स्टार्टिंग होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमूर्त प्रस्तावनाओं, मतलब कि अमूर्त, मूर्त क्या होता है? मूर्त क्या होता है? कंक्रीट जो है। अमूर्त क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट, जो हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम पेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सपोज ये हमारा पेन है, किसी बच्चे को हम बोल रहे हैं ये हमारा पेन है या पेंसिल है, तो ये पेंसिल जो दिख रहा है वो क्या हो गया? अगर पेंसिल दिखा के हम बता रहे हैं तो वो मूर्त, ये क्या हो गया? मूर्त चीजें हो गया। अगर पेंसिल कोई बच्चा देख रहा है तो वो हुआ मूर्त। और इस पेंसिल को अगर हम इरेज कर दें, इस पेंसिल को हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं। अब बताएंगे जो पेंसिल देखे थे कैसा था, किस कलर का था? तो मैंने बताया पेंसिल येलो कलर का था, पीला कलर का था। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये अमूर्त चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अमूर्त प्रस्तावना, और बच्चे को आपको पता होगा जो अमूर्त चिंतन शुरू होता है 11 ईयर से शुरू होता है। कब से होता है? आपको बता देता हूँ, अमूर्त चिंतन 11 ईयर से स्टार्टिंग होता है, इससे पहले बच्चे मूर्त चिंतन करते हैं। और आपसे क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जा रहा है, तो आपको इसका आंसर क्या करना? औपचारिक परिचालन अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, जो कि वयस्कावस्था तक चलता है ना। तो आपका औपचारिक परिचालन अवस्था इसमें आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने 4 आंसर किया उसका सही है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिन प्याजे का, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। आज सब कंपटीशन कर रहे हैं, सब एक दूसरे पे देख रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, है ना। सब विद्यार्थी अच्छा अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है आप लोगों का। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं हम लोग। एक शिक्षक को अपने छात्रों में संभावनाओं की समझ को जानने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस विषय में संबंधित है? संभावनाओं की समझ, क्या संभावना हो सकता है?
की जानकारी लेने के लिए। तो एक शिक्षक को अपने छात्रों में संभावनाओं की समझ को जानने, मतलब कि अगर बच्चे का बिहेव कैसा होगा, क्या क्या क्वालिटी, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चे को नहीं समझिएगा तो कैसे होगा। आपका जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है, सीटेट हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय हो रहा है, आर्मी पब्लिक स्कूल हो रहा है, जो भी टेट एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें आपको साइकोलॉजी पूछा जा रहा है, CDP पूछा जा रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है, क्यों एग्जाम लिया जा रहा है? कि जो शिक्षक जा रहे हैं, जो शिक्षक जा रहे हैं स्कूल, वहां पे जो पढ़ाएंगे बच्चे को जब तक नहीं जान पाएंगे तो वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे, चाहे उसके पास कितना नॉलेज हो। इसलिए आपको BEd DLEd करने के बाद फिर से एग्जाम निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट BEd DLEd करने के बाद बहुत चीजें भूल जाते हैं, और ये एग्जाम, पात्रता परीक्षा एग्जाम, आपको सब कुछ रिवाइज करवाता है और बच्चे को समझ में, बच्चे को किस तरह समझे उस चीज को उत्तम बनाता है, किस तरह टीचिंग मेथड अप्लाई करें वो बताते हैं। तो अब यहाँ चीजें आती है कि ये किस चीज में मदद, क्षेत्र में किस विषय सम्मिलित है। तो मीडिया मनोविज्ञान से है क्या? नहीं, न्यूज से इस चीज का आपको जानकारी नहीं मिलेगा। शिक्षा मनोविज्ञान, वेरी गुड। ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि एजुकेशन साइकोलॉजी, क्या है ये? आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है, जो आपका किससे संबंधित है? साइकोलॉजी का ही एक शाखा है। साइकोलॉजी का शाखा है क्या? एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? बच्चे के बारे में पढ़ते हैं, बच्चे को कैसे बताना है, बाल मनोविज्ञान। और ये क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पे शिक्षा किस तरह से बच्चे को देना है, क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना, इसके बारे में लिखा है। और शिक्षा समाजशास्त्र नहीं होगा और सामाजिक दर्शन भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब एक शिक्षक को अपने छात्रों में संभावना की समझ जानने का एक प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस विषय संबंधित है? तो आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने 2 आंसर दिया उसका क्या है? सही है, शिक्षा मनोविज्ञान। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत लोगों ने अच्छा जवाब दिया था इसका, और आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत बार आप लोग एग्जाम में देखते होंगे। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, नाम बदल देगा, कभी कृतिका दे देगा, कभी सोनाली दे देगा, अलग अलग नाम दे देगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, निश्चित ही इस तरह के क्वेश्चन को आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा, एक बार में आप आंसर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं, कृतिका जो अपने घर पर अधिक बात नहीं करती है वह स्कूल में काफी बातें करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका नाम की लड़की है, वो स्कूल में बात नहीं करती है, और यह दर्शाता है कि मतलब कि आप घर में बात नहीं करती, स्कूल में बात करती है। तो स्कूल में जरूर ना कुछ ना सुविधा उसे मिला होगा। वे अपने घर को पसंद नहीं करती, ऐसी बात नहीं है, घर को तो सब कोई पसंद करते हैं, लेकिन उसको घर में बोलने का मौका नहीं मिलता, या उसके बातों को महत्व नहीं मिलता। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, मतलब घर में मान्यता नहीं मिलती है, स्कूल में मान्यता मिलती है। तो 2 नंबर सबसे बेटर है। तीसरा है, स्कूल द्वारा बच्चों को स्कूल में अधिक बोलने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। ये भी बात सही है, 2 और 3 दोनों सही लग रहा है। चौथा है, शिक्षकों की मांग होगी कि बच्चों को स्कूल में अधिक बात करनी चाहिए। तो ये बात करनी चाहिए से उतना परफेक्ट नहीं आ रहा, बात करनी चाहिए, लेकिन बात करने का उसे अवसर भी मिले, उसका बात को महत्व भी मिले। तो जिन लोगों ने इसका 2 और 3 दिया है, दोनों सही है। इसका आंसर 2 और 3 बोथ। कोई बुक 2 देता है, कोई बुक तो 2 नंबर। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, सबसे अधिक 2 होगा। और स्कूल द्वारा बच्चों को स्कूल में अधिक बोलने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है, ये भी सही है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया है जिसमें 2 और 3 दोनों सही है। तो जिन लोगों ने भी इसका आंसर 2 और 3 दिया है, तो दोनों सही है इसमें। ओके, बोथ आर। और ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देगा, अगर क्वेश्चन देगा तो उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता नहीं मिलती है, तो ये होता है। लेकिन आपको यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शन बना दिया है, तो आपका 2 और 3 दोनों सही है। तो आप लोग इसको अच्छी से देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने रहा ये क्वेश्चन,
चलिए, विश्व के बारे में बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ को तैयार करते हैं, उपरोक्त में किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? कोहलबर्ग के द्वारा कहा गया है, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, पाउलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे के द्वारा। 3 नंबर, जीन पियाजे जी ने ये बात कहा है, जीन पैकर्ड जी ने ये कहा है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने समझ को तैयार करते हैं। तो ये जीन पियाजे जी कथन जो स्विस मनोवैज्ञानिक थे। और मैं साथ साथ इसके बारे में और बताता हूँ आपको। इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आ गया जीन पियाजे से, 2011 का जून में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिर्फ सीटीपी सेक्टर से। आप समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो इस चैप्टर का मैं डिटेल एक दिन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना। तो साथ साथ बीच में अभी डिटेल भी चर्चा करता हूँ कि जो जीन पियाजे का जो था जो भी आपका पढ़ाने का जो प्रोसेस उन्होंने जो सिद्धांत दिया, उसको अमेरिका में जो प्री स्कूल होता है, जो अमेरिका में प्री स्कूल है, उसमें अभी भी लागू किया गया है और उसे बहुत ही बखूबी ढंग से मनाया जाता है और बच्चे उसे मानते हैं। और अमेरिका के स्कूलों में, प्री स्कूलों में जो जीन पियाजे के सिद्धांत को है माना जाता है और सभी स्कूलों में इस चीज़ को मान्यता दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, इसे सभी प्राइमरी स्कूल में मानना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा और अच्छा से दीजिएगा, मुझे इतना विश्वास जरूर है। आज आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी कोई। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह में सक्रिय सदस्य होते हैं? किस अवस्था में सक्रिय सदस्य होते हैं? तो पहला है पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं स्कूल नहीं जाते हैं, तो आसपास के दोस्तों से सब बनाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होते हैं, या फिर बाल्यावस्था कहें तो वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, है ना। जैसे 12 साल में जो होता है स्कूल जाते हैं, वहाँ पे बच्चे दोस्त बनाते हैं और साथ में खेलना मिलना सही रहता है। लेकिन वो सक्रिय सदस्य नहीं होते। यहाँ पे पूछा जा रहा है हमें क्या, सक्रिय सदस्य मतलब एक्टिव मेंबर कब होते हैं? तो वो युवा अवस्था में होते हैं, कहीं कहीं किशोरावस्था भी रहता है आपका आंसर, है ना। तो किशोरावस्था देखिए, युवावस्था। तो सक्रिय सदस्य कब होते हैं? युवावस्था, मतलब तभी की जो घनिष्ठ मित्रता होती है, तभी की जो मित्रता होती है अभी तक याद आता है आपको भी। अभी आज भी मैट्रिक और इंटर के दोस्त याद होंगे, उससे बात करते होंगे, उसका नाम याद होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, मैट्रिक इंटर का जो दोस्त होता है, सक्रिय सदस्य होते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, है ना। जो भी कहिए दोस्ती पे आंच आने नहीं देते हैं। तो सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो युवावस्था या किशोरावस्था में। तो आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे, आपके भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होंगे, तो आप लोग उसे जरूर याद कीजिए, बात कीजिए, है ना। तो अब हम लोगों का आज का सेशन खत्म हो गया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग अच्छी तरह से सुरक्षित रहिए जहाँ भी रहिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा, और आप लोगों को जो भी समस्याएं हैं कमेंट कीजिए, और आप लोगों को जितना मार्क्स आया है उसे नाम के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी को धन्यवाद।